योगी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम योगी कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। कई अहम प्रस्ताव पर हो सकते हैं इस बैठक में पास। कई महीनों से रुके प्रस्ताव पर इस बैठक में चर्चा संभव है। तो सीएम योगी मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जहां पर विकास कार्यों से लंबित तमाम ऐसे मसले थे जिन पर चर्चा होनी थी और कई प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। तो ये बैठक अभी भी चल रही है। बैठक में जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम योगी कर रहे हैं। कई अहम प्रस्ताव इस बैठक में पास हो सकते हैं। कई महीनों से प्रस्ताव जो थे लंबित चल रहे थे, जिसको लेकर अब बैठक में इनके रास्ते साफ हो सकते हैं। आज 25 जून है। आज के दिन ही, आज से 50 साल पहले देश को आपातकाल की आफत में झोंकने का काम किया था। संविधान को तार-तार किया था, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था। आज के दिन कांग्रेस के इस कुकृत्य की कड़े से कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं और जो कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन का हिस्सा होकर के आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़े, जो उनका हिस्सा नहीं। आज आपातकाल का 49वां वर्ष है और ये इतिहास का काला दिवस है, इसलिए कि संविधान को खत्म करने का काम, मौलिक अधिकारों को खत्म करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया था। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश में, उत्तर प्रदेश में इसको काला दिवस। आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने किया था और वो संविधान को पूरी तरह से धूल धूसरित करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था। देश आज भी उस समय की घटनाओं को याद करके सिहर उठता था। आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, तरह तरह की यातनाएं दी गई थी, उनके नाखून भी प्लास से खींच लिए गए थे और पूरी तरह से कानून व्यवस्था को, नागरिक अधिकारों को ध्वस्त करने का काम किया गया। और हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप आनंद जी, बैठक चल रही है मंत्रिमंडल की, किन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है? देखिए रोहित, जो सबसे प्रमुख प्रस्ताव है वो ये है कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, जहां पर मानसून आने के बाद बाढ़ से संबंधित जो भी विभिन्नताएं हैं उसको आम जनता झेलती है, उस पर कुछ कारगर प्लान हो सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को लेकर बड़ा योगी सरकार कर सकती है। सबसे बड़ी बात है बुंदेलखंड के लिए स्पेशल पैकेज की बात हो रही थी, हो सकता है उस पर कुछ बड़ी चर्चा हो। और सबसे बड़ी बात उसके बाद ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे देश में सभी मुख्यालयों पर जो है वो काला दिवस के रूप में मना रही है। चूंकि आज ही के दिन इमरजेंसी लगी थी तो उस पर भी कुछ परिचर्चा होगी, लेकिन जो प्रमुख बिंदु हैं, हर घर जल नल योजना, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो श्रमिकों के लिए कारगर उपाय, युवाओं के लिए जो नौकरी के रास्ते हैं वो कैसे खोले जाएं, इन सब बिंदुओं पे चर्चा हो रही है। और निर्णय क्या आता है इससे भी हम अपने दर्शकों को अवगत करवाएंगे। 12:30 बजे अभी यानी कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसके माध्यम से कैबिनेट के जो विस्तार हैं, कैबिनेट के जो चर्चे हैं, उनके विषय में वो प्रकाश डालेंगे। ठीक है प्रदीप आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय ठीक 50 वर्ष पहले आज ही के दिन देर रात को घटित हुआ था, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटकर लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने की साजिश रची थी। आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह
समाप्त करने की साजिश रची थी। पच्चीस जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। कैसे उन्होंने संविधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रेम्बल में संशोधन करके उसकी आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया था। कैसे कांग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। कैसे न्यायालय के अधिकारों को कांग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधक बना के रख दिया था। और आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं। भारत की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। भारत के बाहर जाकर के भारत को और इसके लोकतंत्र को कोसते हैं। भारत के अंदर हर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पैदा करके ईवीएम पर अपने अकर्मण्यता का दोष थोपने का प्रयास करते हैं। एक तरफ कांग्रेस का यह तानाशाही पूर्ण रवैया, जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं, आजादी के तत्काल बाद संविधान अंगीकार करने के मात्र 2 वर्ष के अंदर ही देश के संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उसमें जबरन डाल करके देश के अंदर देश की अखंडता को चुनौती देने वाली धारा 370 को डालने का प्रयास किया था। इसके उपरांत भी समय समय पर कभी मीडिया पे को प्रतिबंधित करके, कभी अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का प्रयास किया। बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सत्ता और विपक्ष आपस के में अंदर ही अंदर मिले हुए हैं। मायावती ने आरोप लगाया है सत्ता विपक्ष ने संविधान में किए बहुत सारे संशोधन जातिवाद मानसिकता के सत्ता विपक्ष के ज़्यादातर लोग, ये तमाम बातें जो हैं मायावती ने कहीं आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग।
आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। बीजेपी कांग्रेस दोनों दल संविधान बचाने का नाटक करते हैं। यूपी में सपा सरकार ने प्रमोशन में ख़त्म किया था आरक्षण। जाति आधार पर जनगणना नहीं चाहते थे ये लोग, जाति जनगणना की करते रहे बात, लेकिन गंभीर नहीं है। पूंजीवादी संविधान बनाना चाहते हैं ये लोग। ये तमाम बातें मायावती ने कही हैं। से अपनी पार्टी द्वारा पूरे देशवासियों को व खासकर कमज़ोर वर्गों के लोगों को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसी ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफ़ी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। अनेकों संशोधनों के जरिए, अमेंडमेंट के जरिए इसे काफ़ी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है और इन दोनों की अंदरूनी मिलीभगत होने की बात, यानी कि सत्ता और विपक्ष की मैं अंदरूनी मिलीभगत होने की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन दोनों की व अन्य पार्टियों की भी, इन दोनों की भी यानी कि कांग्रेस, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों की व अन्य और पार्टियों की भी जिन जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं तो वे सभी राज्य सरकारें वहाँ के लोगों की खासकर गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि को दूर करने में बुरी तरह से विफल हो गई है और अब उन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इन दोनों की अर्थात सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिलीभगत से ही जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है, जिससे देश की जनता को जरूर सावधान रहना है। और अब ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में, यानी कि सत्ता और विपक्ष के ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ, ये भारतीय संविधान है तो यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये कतई भी उचित नहीं है। जबकि इन दोनों ने अर्थात सत्ता व विपक्ष ने अब तक अंदर अंदर मिलकर संविधान में इतने ज़्यादा संशोधन कर दिए, अमेंडमेंट कर दिए हैं कि अब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मंशा वाला समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष एवं बहुजन हिताय वाला संविधान नहीं रहा है, बल्कि अधिकांश अब ये जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान ही बनकर रह गया है। साथ ही अब सत्ता व विपक्ष के जातिवादी मानसिकता के लोग अंदर अंदर मिलकर यहाँ SC, ST व OBC वर्गों का खासकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में इन्हें बाबा साहब की बदौलत से मिले आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं या फिर इसे निष्प्रभावी बना के इन्हें यहाँ ये सभी पार्टियाँ इसका पूरा लाभ, यहाँ ये सभी पार्टियाँ इसका पूरा लाभ इन्हें नहीं दे। कानपुर के शहीद बेटे शैलेन के घर पहुंचकर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए का चेक भी दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि शहीद शैलेन कुमार के नाम से गांव की सड़क का निर्माण किया जाएगा।
इसके साथ ही शासनादेश के अनुसार योग्यता के अनुसार परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में शैलेंद्र कुमार शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्हीं के निर्देश पर सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिए गए हैं और उनकी मां को 15 लाख दिए गए हैं, 35 लाख रुपए उनकी पत्नी को और एक परिवार के व्यक्ति को नौकरी सरकारी दी जाएगी योग्यता के अनुसार और सड़क का नामकरण किया जाएगा जो हमारे शहीद शैलेंद्र जी जिनका निधन हुआ है। और पूरी तरह से सरकार ने गहरा दुख व्यक्त किया, मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से। मऊ में कोपागंज विकासखंड के ग्राम सभा फिरोजपुर में महीनों से नाली सफाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि गांव की लगभग सभी नालियां सफाई नहीं होने से अभाव के कारण कूड़े से पटी है, जिसके चलते घरों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। साथ ही उन्होंने नालियों की सफाई न होने पर ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। नाली का समस्या सर कितने दिनों से मामला चल रहा है? ज़्यादा दिन से चल रहा है। फिर भी 1-2 साल से चल रहा है। क्या हुआ है नाली को? नाली तोड़कर उसको बाधित कर दिए हैं। कितना बाधित हो गया है? जी। चाहते क्या है आप? उसको नाली को चाहते हैं कि फिर चालू हो जाए। चालू हो जाए। क्या समस्या हो गया सर है? नाली की समस्या है। नाली की? जी कितने दिन से मामला चल रहा है? सर लगभग 6 महीने या साल भर होने। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा तहसील के गांव भोजपुर में बिजली चेकिंग करने गई टीम पर एक व्यक्ति ने हमला बोल दिया। बता दें कि इस व्यक्ति ने बकाया बिल जमा न करने पर टीम कनेक्शन काटकर मीटर ले जा रही थी कि तभी व्यक्ति ने टीम पर हमला बोल दिया। हमले में विद्युत कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना ये थी, आज जो है नगर पंचायत भोजपुर जो टाउन है वहाँ पे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार राजस्व वसूली संबंधित कार्य किया जा रहा था। इसमें एक जो उपभोक्ता है वहाँ पे हमारे श्री अजय पुत्र श्री प्रेमपाल सिंह निवासी सब्जी मंडी भोजपुर के परिसर का निरीक्षण किया गया। इसके परिसर से पूर्व में बकाया होने के कारण मीटर उतार लिया गया था। आज निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वो उपभोक्ता डायरेक्ट पोल से केबल डालकर चोरी कर रहे थे। उस संबंध में उपभोक्ता से जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या बिल पेमेंट किया या नहीं किया, तो अचानक से उग्र होकर गाली गलौज करने लगे और पास में रखा एक सिलेंडर, गैस का सिलेंडर होता है, वो उठा के हमारे लाइनमैन के सिर पर मार दिया। इससे उसे गंभीर चोटें आई हैं और समस्त स्टाफ के साथ हाथापाई की, गाली गलौज की, अभद्र। बहराइच के थाना क्षेत्र में सार्वजनिक रास्ते को लेकर दबंगों ने महिलाओं की जमकर पिटाई की। मारपीट में महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में पीड़ित महिलाओं ने 4 लोगों के खिलाफ थाने में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तरकाशी में क्षेत्र पंचायत भटवाड़ी की बैठक में सीमांत विकासखंड भटवाड़ी के विकास को लेकर चर्चा की गई। ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान, डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट, मुख्य विकास अधिकारी जय किशन समेत तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डीएम ने कई विभागों की ओर से संचालित विकास कार्यों के संबंध में क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत सदस्यों का फीडबैक लिया। देखो, जो हमारे सम्मानित प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा जो जनता
की जो बात है, जो उनकी समस्याएं, चाहे सड़क से, पेयजल से, उन समस्याओं को यहाँ पे उठाया जाता है और हमारे जो अधिकारीगण है उसका समाधान करते हैं। तो अच्छा लगा कि लोगों ने अपने मुद्दों को, जन मुद्दों को जो है उठाया और कम से कम जो समाधान का एक पटल होता है, सबसे पहला सदन होता है हमारे सभी सम्मानित प्रधान क्षेत्र पंचायतों का जो हमारा खंड विकास कार्यालय होता है, और इसमें जो बीडीसी की बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक होती है और सभी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने मुद्दों को उठाते हैं। तो अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी बात। हरिद्वार में गंगा घाटों पर स्नान के दौरान महिलाओं के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। मां गंगा सभा के पदाधिकारी लगातार श्रद्धालुओं को जागरूक कर रहे हैं। बता दें कि हिंदू संगठनों ने राष्ट्रीय महिला आयोग और उत्तराखंड महिला आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ ब्लॉगर इस तरह का वीडियो अपने ब्लॉग में डाल रहे हैं। जो हरिद्वार आने वाले तमाम गंगा भक्त और श्रद्धालुओं की आस्था पर लगातार कुठाराघात करते हुए बड़ी चतुराई से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की गंगा में स्नान करते हुए वीडियो शूट कर रहे हैं। और वो किस माध्यम से कर रहे हैं? वीडियो शूट करने वाली एक बुजुर्ग महिला जो आपके सामने भजन करती हुई दिखेगी या आपको दूध चढ़ाती हुई दिखेगी, ऐसी महिला के हाथ में मोबाइल या कैमरा है, तथा जो आपके माथे पर तिलक, बिंदी, त्रिपुंड लगाने वाले छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, महिलाएं हैं, इनके माध्यम से इस प्रकार के वीडियो शूट कराकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। हमारा इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि हरिद्वार वासी जागरूक रहें और लोगों को पकड़ें। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में ग्राम प्रधान की पत्नी का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। बताया गया है कि शव के पास जंगली जानवर के पैरों के निशान देखे गए। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि जंगली जानवर के हमले से महिला की मौत हुई होगी। यहाँ खेत में काम कर रही थी वो महिला। अब ये जो है किसी ने आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ महिला पड़ी है एक, जो खून से लथपथ हो रही। अब देखा जाके वहाँ तो जो है वो डेड थी। और बाद में जब उसको पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आएगी तुरंत। पुलिस के आने पर उसकी छानबीन करी गई तो ऐसा लगा कि किसी जानवर ने उसकी हत्या कर दी। अब यहाँ पे जो है वन विभाग के वो भी आए हैं और पुलिस भी। हाँ, वन विभाग की फॉरेस्ट की टीम लगी हुई है और पुलिस जो है पोस्टमार्टम। काशीपुर के नेशनल हाईवे 74 पर टोल टैक्स के पास बड़ा हादसा हो गया, जहां दो बड़े डंपरों की जोरदार टक्कर होने के बाद दोनों में आग लग गई। आग लगने की वजह से डंपर में बैठे चालक की मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।